नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जितने भी विद्यार्थियों ने डीएलएड या बीटीसी किया है तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है और ये काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार में था। लगातार 2 साल तो हम लोगों को खुद जो है ये बताने में जो है समय गुजर गया कि भाई प्राइमरी में इतनी सीटें खाली है। DSSB की बीच बीच में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद हमें DSSB के थ्रू दिल्ली में पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिली है। और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफी महत्वपूर्ण है। सीटें बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, लेकिन हाँ, जितनी भी है ये हर वो बच्चा जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि इसके फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहे हैं और साथ ही साथ इसकी अंतिम तिथि पर भी सबसे पहले बात करेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये 17 सितंबर से है ना, 17 सितंबर से आपका ये फॉर्म भरना शुरू होगा, यानी अभी फॉर्म भरने में थोड़ा सा समय है। और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो जस्ट 16 अक्टूबर को है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 अक्टूबर को है। तो ये तो है कि ये 17 तारीख से अभी जो पोर्टल है वो आपका खुलेगा, है ना, फॉर्म भरने का। बाकी नोटिफिकेशन आप अगर डिटेल नोटिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ पे जा करके, यहाँ पे है ना, आप जा करके ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके वेबसाइट पर है ना जा करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हमें देखना है कि टोटल कितनी सीट आपकी है। तो एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में है। बाकी पे स्केल दोनों की सेम है और दोनों ही प्राइमरी की ही वैकेंसी है और एक है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ये इसमें सीट ज्यादा है, 434 है और ये इसमें जो सीट है वो 68 है सिर्फ जनरल के लिए। अगर ओवरऑल देखा जाए बच्चों, तो इनमें हम देखें ओवरऑल अगर सीट देखें तो पूरी 1180 सीट टोटल आपकी है। 1180 सीट अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 1180 सीट आपकी टोटल पीआरटी की वैकेंसी है DSSB के थ्रू। अब इसी में हम लोग और देखते हैं कि आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, है ना। तो क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आइए पहले देख लेते हैं। तो भाई चाहे वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से निकले या फिर आपके जो है दो कैटेगरी में है ना, ये एक यहाँ पे लिखा है कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल से, तो दोनों की जो योग्यता होगी है ना वो दोनों की सेम होगी। अब देखिए आखिर में इन्होंने क्या डिमांड की है। पहला तो ये डिमांड होगा कि आपके पास डीएलएड होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटर आप पास होने चाहिए और इंटर के साथ साथ आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। तो सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स, यानी 50% से आपका 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जिसे कहीं कहीं बीटीसी कहा जाता है, कहीं डीएलएड कहा जाता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आप यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष 45% से अगर आप पास हैं और साथ ही साथ 2 साल का आपके पास डीएलएड है तब भी आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के आपका इंटर और साथ में डीएलएड होना चाहिए या फिर आपका 12th के साथ ही साथ 4 साल का अगर आपका बीएलएड है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी चीज मतलब कुल ओवरऑल इसमें अगर हम बात करें तो इस पीआरटी की वैकेंसी के लिए आपके पास 12th होना चाहिए और प्लस आपके पास डीएलएड होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, सीटेट लेवल फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दूसरी चीज आप ये पूछोगे कि मैम क्या अगर मैं अपेयरिंग में हूं तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि कई बच्चे डीएलएड में अपियरिंग में भी होंगे आप लोगों में से, तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। यदि अगर हम इसमें देखें तो पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है,
पेपर के पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 घंटे का बच्चों पेपर होगा और इसमें पूरे 200 सवाल होंगे, वो भी 200 नंबर के, है ना। अब देखिए 200 में 100 दो सेक्शन बटे होते, जैसे अगर 200 की बात करें तो इसमें 100 के 2 सेक्शन बटे होते, है ना, 2 सेक्शन बटे होते। अब इस 100 में और इस 100 में देखें तो इस 100 में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे जनरल अवेयरेंस। इस 100 में 20-20 नंबर के सारे आएंगे, जैसे 20 नंबर के जनरल अवेयरेंस आ जाते हैं। फिर आपका इसी में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंसी एबिलिटी, ये सब चीजें आ जाती हैं 20 नंबर की। जनरल अवेयरेंस 20 नंबर का आ जाता है, मैथ 20 नंबर का आ जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आ जाता है, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का आ जाता है। तो 20, 20, 40, 60, 80 और 100, ये पूरा 100 नंबर का है, ठीक है। तो ये पहले सेक्शन में आपको 20 रीजनिंग, 20 मैथ्स, 20 जनरल अवेयरेंस और उसके साथ साथ 20 हिंदी और 20 की इंग्लिश, ये आपका है। दूसरे पेपर में भी 100 नंबर और 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका वही टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी कि यहाँ टीचिंग मेथड से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। तो सोचो इसमें यहाँ की जो वरीयता है टीचिंग मेथडोलॉजी की, जो मेन सेक्शन है यहाँ पे बहुत ज्यादा वरीयता है, आधे में इतना है और ये आधे मार्क्स ये कवर किए हुए, ठीक है। अब दूसरा एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि मैम क्या निगेटिव मार्किंग इसमें है कि नहीं, तो उसमें भी हम अभी बात करेंगे कि इसमें जो निगेटिव मार्किंग है बच्चों वो है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग आपका है। ना हो तो मैं यहीं पे रुक जाइए, निगेटिव मार्किंग को भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक जगह दिया गया है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, यानी यहाँ पे एक सेकेंड यहीं पे दिया गया, यहाँ पे ये देखिए लिखा है ना, निगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्ट 0.25, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग के रूप में है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं निगेटिव मार्किंग भी है आपका, है ना, वो भी 0.5 यानी 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। अब जैसे देखिए और भी इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसमें एज लिमिट क्या है, तो 30 वर्ष से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में ये आएगा मैम क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो एज रिलैक्सेशन आप यहाँ देख सकते हो, या तो आप पहले से ही 120 वर्किंग डेज के रूप में आप पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप इस डिपार्टमेंट में पहले से ही टीचर रहे हो, तब संभवतः आपको क्या होगा, इसमें दिया गया है कि आपको तब हो सकता है कि उसमें एज रिलैक्सेशन मिले, है ना। लेकिन यदि अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कितना और कैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसी में और भी है, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट में ही यहाँ पे जैसे एक सेकेंड, तो कुल मिलाकर के 30 साल से बच्चों अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर है तो आपको उम्र में, है ना, छूट दी जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप एज रिलैक्सेशन में इन कैटेगरी से आते हो तब भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि अगर अब आप कहोगे मैम सिलेक्शन का आधार क्या है, तो मेरिट, जितना ज्यादा आप नंबर पाओगे उसी आधार पे मेरिट बनेगी। यदि 2 बच्चे हैं, एक A वाला बच्चा है एक B वाला बच्चा है, यदि इसने 75 नंबर पाया बाय द वे और इसने भी 75 पाया, तो जब दोनों का बराबर हो गया तब कैसे मेरिट बनेगी, तो जब दोनों का बराबर हो गया तो मेरिट कुछ इस तरीके से बनेगी, इन दोनों में देखा जाएगा कि कौन उम्र में ज्यादा है, जो उम्र में ज्यादा होगा उसको वो मेरिट में इस वाले बच्चे से वरीयता दी जाएगी, वो मेरिट में आगे होगा। अब आप कहोगे मैम जब एज दोनों की सेम होगी तब, तो जब दोनों की एज सेम होगी बच्चों तो आपके नाम का जो पहला, है ना, जो अक्षर होगा, है ना, तो नाम के पहले अक्षर जो अल्फाबेट होगा जिसका पहले आएगा फिर उसको वरीयता देगी। ये मैं नहीं कह रही हूं, यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन,
इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, जो ज्यादा नंबर पाएगा वो मेरिट में हाई होगा। इन केस वेयर द मार्क्स मेंशन एट एबव आर आल्सो इक्वल, द कैंडिडेट सीनियर इन एज इन टू प्लेस्ड हायर इन मेरिट। अगर दो लोग का एक जैसा नंबर आता है तो जो बच्चा एज में सीनियर होगा उसको, है ना, ज्यादा वरीयता दी जाएगी। इन केस वेयर द डेट ऑफ बर्थ आर द सेम, अब दोनों की जन्म तिथि अगर एक साथ एक जैसी होगी तो कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन इंग्लिश इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, तो वो बच्चा मेरिट में हाई चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक मेरिट बनाने का आधार। निगेटिव मार्किंग भी हम लोगों ने देख लिया। एज रिलैक्सेशन इन कैटेगरीज को मिलेगा। जनरली जो जनरल है और जिनका कोई भी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर भी नहीं है उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में आपकी वर्किंग डेज कम से कम मिनिमम आपने 120 दिन वहां पढ़ाया हो तब। ठीक, और बाकी अगर इस कैंडिडेट अगर ये कैंडिडेट है इन कैटेगरी से तो उन बच्चों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। भारत के नागरिक होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है तो भारत के नागरिक हैं आप तो किसी भी राज्य के हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक पहला दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है कि मैम अभी मैं डीएलएड कर रही हूँ, क्या अपेयरिंग वाले डाल सकते हैं? नहीं, अपेयरिंग ऐसा नहीं है। जैसे देखो एक लाइन यहाँ लिखा है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और उम्र, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट शैल बी डिटरमिन्ड एज ऑन कट ऑफ डेट 16 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर जिस दिन आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप इस डिग्री तक सीटेट पास होने चाहिए। वो अलग बात है कि इस बार का सीटेट तो अक्टूबर में होगा नहीं, लेकिन पहले से ही सीटेट आपके पास होना चाहिए और इस तारीख तक आपकी डिग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी एज भी होनी चाहिए, है ना, मिनिमम एज भी हो जानी चाहिए। और अगर आप इससे एक्सीड हो गए 16 तारीख से, है ना, तो ये ध्यान रखिए, मतलब 16 तारीख तक एज क्राइटेरिया और आपका मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें 16 अक्टूबर तक आपकी हो जानी चाहिए जिस दिन इसकी अंतिम तिथि। तो इसीलिए भले आप अपियरिंग है लेकिन आपकी जब डिग्री 16 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। जैसे किसी बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग होता है और 16 अक्टूबर अंतिम डेट है और हो सकता है कि 15 तारीख को रिजल्ट आपका आ गया तो आपका फिर आप हो, है ना, 16 अक्टूबर तक आपका पूरा रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। निगेटिव मार्किंग है ही। पेपर के पैटर्न पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कोशिश करिए अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे अगर हम बुक्स की बात करें तो बुक्स की अगर हम बात करें तो कोशिश करिए कि जो भी आपके दिल्ली का, है ना, दिल्ली का जो एससीईआरटी की बुक्स है आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए एकदम डीपली, क्योंकि जब दिल्ली में लोग डीएलएड करते हैं तो उन डीएलएड, भाई दिल्ली भी तो डीएलएड कराती है ना, तो दिल्ली में भी डाइट के होते हैं, है ना, उसी डाइट से लोग डीएलएड भी करते हैं। और तो उनमें भी आप देखो तो उनमें भी जितनी भी परीक्षाओं में पेपर बनता है वो कहीं ना कहीं उसका जो बेस होता है वो आपकी दिल्ली की एससीईआरटी किताबें होती है, तो आप उसको पढ़ लोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा, है ना। तो दिल्ली की अगर आप एससीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो ये आपके इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो इसमें आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछता है। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी में ही एक आर्ट एंड कल्चर की किताब आती है, आप उसको भी या तो मार्केट से खरीद लाओ। एनसीईआरटी की आर्ट एंड, मतलब जब हम जनरल अवेयरेंस में हमने देखा है कि कम से कम 4 सवाल तो आर्ट एंड कल्चर से, कि कहाँ का डांस कहाँ पे है, कहाँ का पारंपरिक भोजन है, कैसा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरेंस 10 आपके 20 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरेंस 20 मार्क्स के हैं, उसमें 2-3 ज्योग्राफी के सवाल, 2-3 हिस्ट्री के सवाल, 2-3 साइंस के सवाल और 2-3-4 तो आर्ट एंड कल्चर से आ जाता है, 2-4 करंट अफेयर, यहां तक कि जनरल अवेयरेंस में करंट अफेयर भी आता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारी पूरी जानकारी, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं, लंबा नहीं, लेकिन हाँ इतने में ही है। और फॉर्म आप 17 सितंबर से भरना शुरू हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं बच्चों। और हाँ, साथ में एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी हिंदी दिवस के
के अवसर पर हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी DSSB के कोर्सेस हैं, है ना। तो आप चाहो तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी DSSB के कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो। और यदि अभी नहीं होते हो, अभी 17 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, तो आप हिंदी दिवस के सेल के उपलक्ष्य में भी आप क्या कर सकते हो, तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप में ज्वाइन हो सकते हो। 13 से 15 सितंबर तक ये सेल होगा, जिसमें कोर्स पे सीधे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा और किताबों पर आपको जो है 25। इस कोर्स में हम आपको किताबें, एक प्रैक्टिस मतलब एक बुक देंगे और साथ ही साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर इससे संबंधित अगर और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।